Recording. Okay. I'm just quickly summarizing the screen. सबको शेयर हो रही है? Thumbs up कर दो. Okay. I'm just summarizing what we have just covered. Form. इसमें हमारे पास let's हमारे पास कितने types के question थे? हमारे पास function of the phrases, meanings of the words. मैं poem की बात कर रहा हूँ. ठीक है? Meanings of the poems, which is basically vocab simple, and then function of the phrases, tune of the poem or the speaker, also the poet, and then we have what kind of other like literary devices पे हमने questions देखे. तो ये चार पांच तरह के जो different questions थे ये हमने पढ़े हैं, like जो हमने counter किए हैं poem के अंदर. ठीक है? अब moving forward quickly passage पे आते हैं. Passage में आप लोग theme पे बात करते हो. ठीक है? मैं जल्दी से आप लोगों को दो तीन चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग द थीम और ये सारी चीजें. आपसे अगर कोई थीम पे क्वेश्चन पूछेगा तो यू विल हैव टू रीड द पैसेज फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड. यार गाइस प्लीज अपना माइक बंद कर लो जिसका भी ऑन है. अब्दुल रहमान माइक बंद करो. So for the theme, whenever there's a question about the theme of the passage, आप फर्स्ट दो लाइंस या आखिरी दो लाइंस पढ़ के उसको आंसर नहीं कर सकते. थीम के लिए थीम इज बेसिकली द आइडिया दैट द राइटर इज गोइंग टू गिव और कन्वे, or the idea that you infer from the passage, that you understand from the passage. तो अगर आपको आइडिया समझना है तो यू विल हैव टू रीड द पैसेज फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड. तभी जाके आप लोगों को थीम समझ आएगा, अदरवाइज थीम आप आंसर नहीं कर सकते. और मेन आइडिया, मेन टाइटल, you can answer the question of the main idea or main title from by just reading so main theme or main title को आप आंसर कर सकते हो just reading out the first two lines or maybe the second two or three lines. But theme को आप आंसर नहीं कर सकते. और इसके बाद there is one other thing that I want to share कि आपके पास whatever choice you will make, whatever choice for the question that you're going to make, TAM अपना माइक बंद कर लो यार. Just kick him out. Okay. मैंने remove कर दिया इसको. खैर. Whatever choice you're going to make for the question, that should be based on what the passage states directly. ये मैं आपको एक जनरल क्या कहते हैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ जो कि हमेशा पैसेज के हवाले से ट्रू ट्रू होती है. आप जो भी आंसर का चॉइस करने जा रहे हो इट शुड बी बेस्ड ऑन व्हाट पैसेज स्टेट्स डायरेक्टली, या तो डायरेक्टली उसमें स्टेट हो और या फिर इम्प्लाई कर. इम्प्लाई मीन्स दैट व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड, राइट? नॉट ऑन एनी इंफॉर्मेशन. Information you may gain elsewhere. So this is the basic instruction before पैसेज को सॉल्व करने से, राइट? तो जब भी चॉइस कर रहे हो या तो उस पैसेज के अंदर डायरेक्टली वो लिखा हुआ है या वो इम्प्लाई कर रहा है. और किसी किस्म का नॉलेज, किसी किस्म का उससे रिलेटेड कहीं पे आपने स्टेटमेंट्स या स्टफ पढ़ा है तो उसका कोई लेना देना नहीं है. आपने उस बेस पे कभी भी आंसर नहीं करा. तो ये इसका बेसिक सा इंस्ट्रक्शन है जो बहुत यूजफुल होता है व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चन. तो इसमें मैं पैसेज नहीं पढ़ रहा क्योंकि पैसेज आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है पेपर के वक्त में. तो डायरेक्टली मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चंस एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच स्टेटमेंट्स बेस्ट प्रेजेंट्स द राइटर्स थीम. अगेन थीम के बारे में मैंने आपको बताया. तो इसमें आप स्टार्ट करो. Americans will become self-serving.
किसी को पैसेज में कोई मसला तो नहीं था, अगर किसी का पैसेज के हवाले से कोई भी क्वेश्चन है तो स्टार्ट में पूछ ले। हम थीम पे बात कर रहे हैं, अब क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। Which statement best presents the writer's theme? और मैंने थीम के बारे में आपको बताया। Americans will become self-serving, which might be true. B is the American people will sabotage their own country through their excesses, which is a negative aspect. और जहां तक मुझे याद है, राइटर ने कहीं पे भी कोई नेगेटिव चीज डिस्कस नहीं की रिगार्डिंग द अमेरिकन्स। ठीक है, तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट तो वैसे एलिमिनेट हो जाए। Option B will get eliminated because it's a negative. It implies it is implying a negative tone. और राइटर ने कहीं पे नेगेटिव टोन यूज नहीं की। ऑप्शन सी स्टेट्स द न्यू नेशन विल कॉज चेंजेस इन अदर कंट्रीज अराउंड द ग्लोब। ये भी उसने कहीं पे डिस्कस नहीं किया, बट इट्स डिस्कसिंग अबाउट हिज ओन आल्मा मैटर, कि वहां पे यूरोपियंस कैसे आए एंड नाउ दे हैव बिकम अमेरिकन्स। तो वो ही इज जस्ट टॉकिंग अबाउट द अमेरिका, ही हिमसेल्फ इज अ यूरोपियन। ठीक है, वो जो यहाँ पे एज एन इमिग्रेंट आया था, राइट। Option D says America will evolve into an inflexible class structure, which is again implying a negative tone, a negative statement will get eliminated. This is not the theme of the passage. Option E says the new nation will exhibit imperialistic tendencies. Again, it's अगर आप लोगों की vocab अच्छी होगी, आप लोगों को phrases के like phrases के meanings आप understand कर सकते हो, तो you can like easily eliminate the option E. क्योंकि exhibit का तो मतलब like show off करना। imperialistic tendencies क्या होता है? imperialistic tendencies की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो उसकी बेस्ट एग्जांपल इजराइल की हो सकती है। ठीक है, जिस जगह के लिए वो लड़ है, वो जगह उसकी कभी थी ही नहीं। तो दिस इज द imperialistic tendency of Israel, राइट। सो आपकी कोई जगह है ही नहीं, आप उस पर कब्जा करना चाह रहे हो, तो ये आपकी imperialistic tendency में आता है। तो ऑप्शन ई विल गेट eliminated. So you're just left with the option A and option C. Option C eliminate नहीं होगा. The new nation will cause changes in other countries around the globe. Option A, you're left with the option A and option C. Option A बहुत like small, पूरे थीम को क्या ये पूरे पूरे पैसेज जो उसने लिखा है पूरे थीम को डिस्क्राइब कर रहे हैं। ऑप्शन ए विल बिकम सेल्फ सर्विंग। सेल्फ सर्विंग एक बहुत छोटा सा वर्ड है, लाइक बहुत छोटा सा वर्ड इन टर्म्स ऑफ मीनिंग। उसके लिए इतना बड़ा पैसेज और इतनी लाइक इमिग्रेंट्स को डिस्कस करना, हाउ दे इवॉल्व इनटू एन अमेरिकन, और आप अपनी मदरलैंड के बारे में बात कर रहे हो। ठीक है, आप वेजेस के ऊपर बात कर रहे हो, आप फोर फादर्स के बारे में बात कर रहे हो, तो आई थिंक द ऑप्शन ए does not do does not imply the best answer, right? ऑप्शन सी का एविडेंस कहाँ पे है? मुझे कोई बताएगा ऑप्शन सी का एविडेंस कहाँ पे है? इन विच लाइन नंबर? कोई चार्ट पे लिखेगा ऑप्शन सी का लाइन, ऑप्शन सी का एविडेंस। मैं आपको थीम के बारे में बता रहा हूँ, ऑप्शन ए और सी। ए का मैं आपको बता रहा हूँ कि सेल्फ सर्विंग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है इसका, लाइक इसके इसको इम्प्लाई करने के लिए आपको फोर फादर्स, इमिग्रेशन, इन चीजों पे बात करने की जरूरत नहीं थी। यू कैन जस्ट हैव टोल्ड के इंडस्ट्रियल, बेसिकली दिस इज एन इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू सेल्फ सर्विंग का। इज ऑप्शन सी का एविडेंस चाहिए पैसेज के अंदर से। मुझे अभी भी याद है ये लिखा हुआ है, द न्यू नेशन विल कॉज चेंजेस इन अदर कंट्रीज अराउंड द ग्लोब। इधर यहाँ पे कहीं था, either incorporated into the finance system, become distinct by the power of different climates they inhabit. The Americans ought therefore to love this country much better than Europeans.
ये भी इसको इम्प्लाई कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है कि इट विल इफेक्ट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आप लोगों ने पैसेज पढ़ा होगा, आप लोगों को याद होना चाहिए कि किस लाइन में लिखा था। लाइक यूजुअली आप उसको हाइलाइट या अंडरलाइन करते हो। लाइन नंबर 16, here individuals of all nations are melted into a new race of men whose labor prosperity will change in the world. Yes, very good. जिसने भी आंसर किया वेरी गुड। तो ये बेसिकली इम्प्लाई कर रहा है ऑप्शन सी को। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। और इसकी मैंने इम्प्लीकेशन आपको बता दी कि फ्रॉम विच लाइन। MCQ number 38, which of the following best describes the author's view of America? Again, आपकी vocab अच्छी होगी तो you can answer this question and start with the elimination का rule. वैसे ऑप्शन ए तो उसने कहीं पे लाइक डायरेक्टली इम्प्लाई भी किया, लाइक लिखा भी है कि हाउ पीपल फ्रॉम अदर नेशंस केम हियर, और वो ट्रांजिशन होते हैं टू अ न्यू ह्यूमन बीइंग, जहाँ पे वो अपने फोर फादर से ज्यादा इस मुल्क को प्यार करते हैं। सो दिस इज लाइक अ मेल्टिंग पोट। बट लेट्स डिस्कस द अदर ऑप्शंस और उसमें से देखते हैं कि क्या हमें वाकई कोई और इससे अच्छा आंसर मिल रही है नहीं। कॉन्टमेशियस का क्या मतलब है? कॉन्टमेशियस मीन्स disobedient to the authority। disobedient कर लो, बट इसका मोर प्रिसाइज आंसर यही, लाइक इसका मोर प्रिसाइज आंसर और सिनोनिम यही है, someone who is disobedient to the authorities, to the government, right? जो कि गलत है। ठीक है, ये तो एलिमिनेट हो जाएगा। क्लास कॉन्शियस, क्लास कॉन्शियस की कहीं पे बात नहीं की। रिच पुअर और रिपब्लिकन और इंडस्ट्रियलिस्ट, कॉलोनिस्ट, क्लास कॉन्शियस के बारे में कोई बात नहीं हो रही। डिवॉइड ऑफ एथिकल कोड्स, डिवॉइड का क्या मतलब होता है? डिवॉइड मीन्स lack, absence of ethical codes, इखलाकियात नहीं है उनमें। आर दे एम्पटी ऑफ लाइक इखलाकियात, ये भी कहीं पर डिस्कस नहीं हुआ, हमें नहीं पता। लाइक अगेन वी हैव टू रिस्ट्रिक्टेड टू द पैसेज। हमें पता है कि इखलाकियात के दायरे से बाहर नहीं है, क्योंकि हमें और जगह से हमने पढ़ा हुआ है, बट वी हैव टू बी रिस्ट्रिक्टेड इनसाइड द पैसेज, इनटू द पैसेज। और पैसेज पे कहीं पे उसने इखलाकियात की बात नहीं की। तो हमें, अगर हमने कहीं और पढ़ा भी है अमेरिका के बारे में, उनके कल्चर के बारे में, वो मे बी हमने वहां पे पढ़ा हो कि इखलाकियात के दायरे से बाहर है या अंदर है, वी आर नॉट कंसर्न विद दैट। बट इसकी कोई इम्प्लीकेशन, इसका कोई एविडेंस पैसेज के अंदर में नहीं है, तो वी विल एलिमिनेट द ऑप्शन डी। तो ऑप्शन ई इज लैकिंग बायस। बायसनेस को लैक। अब द बेस्ट पॉसिबल आंसर, लाइक द बेस्ट, नॉट द बेस्ट पॉसिबल आंसर, बट टू आंसर्स that can be for this question is option A or option E. And option A is the best one because we have direct usage of this word in the passage. जहाँ पे, यहाँ पे अगेन उसी लाइन में, here individuals, लाइन नंबर 16 की बात कर रहे हैं। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये लाइन वैसी काफी, इस पे उसने काफी क्वेश्चन पूछे। Here individuals of all nations are melted into a new race of man। ठीक है, तो it's like of a melting pot, right? और बाकी मैंने आपको एलिमिनेट करके बता दी कि कौन कंटामेशियस का क्या मतलब है, क्लास कॉन्शियस, डिवॉइड ऑफ एथिकल कोड्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। क्वेश्चन नंबर 39, how can this selection, how can this selection be the best characterized? Selection mean this passage। ठीक है, जहां पे वो सिलेक्शन का वर्ड यूज कर रहे हैं, ही इज बेसिकली implying towards the passage। An articulate presentation of the American dream, which could be the answer, but let's read the rest of the options। B says an erudite critique। critique का मतलब तो आप लोगों को पता होगा, like critique is when you talk about pros and cons। ठीक है, फायदे और नुकसानात के बारे में बात करते हो, अच्छाई और बुराई, गुड्स एंड बैड्स, राइट? बट यहाँ पे जो यूरोडाइट है, इसका मतलब है कि बहुत स्कॉलरली, इट्स सॉर्ट ऑफ अ रिसर्च। आप बहुत निटी ग्रिटीज में जाके, यूरोडाइट का मतलब होता है काफी लर्न, आप उसको काफी डिटेल में और नॉलेजेबल होते हैं, जो कि ऐसा नहीं है। क्रिटिक, क्रिटिक भी नहीं है और यूरोडाइट भी नहीं
एन आयरॉनिक डिस्कोर्स, तंजिया भी नहीं है, अ फैसिनेटिंग नैरेटिव अगेन कोई प्लॉट नहीं उसने किया। मैंने नैरेटिव के आपको पहले फॉर्म में करा के आ रहा हूँ कि नैरेटिव इज बेसिकली यू सेट अप द प्लॉट एंड देन प्लॉट के बाद आप क्या करते हो, यू स्टार्ट विद द स्टोरी, यू स्टार्ट विद द टेल, एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्टार्टिंग विद द टेल और स्टोरी is to convey a message, is to convey a moral. You end up with the moral of the story. ठीक है, this is what the narrative device is. ठीक है, so option D will be eliminated, option C is also eliminated और B भी eliminate हो गया क्योंकि यूरोडाइट क्रिटिक का मतलब है कि आप उसको बहुत स्कॉलरली, आप बेसिकली उस पर रिसर्च कर रहे हो, और जब आप रिसर्च कर रहे हो तो रिसर्च में अब आप लोगों को नहीं पता होगा, रिसर्च में आप मेथोडोलॉजीज की बात करें वो बहुत वो होता है, लाइक बहुत उसका एक स्पेसिफिक, आप उसमें लिटरेचर रिव्यू लेकर आते हो, उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, आप उसका कंक्लूजन लिखते हो, ये सारे यूरोडाइट टाइप का होता है, तो ये इसमें नहीं है ये चीज, इट्स जस्ट अ वन पैराग्राफ, दैट्स इट। और ई है एन इन्वेक्टिव डायरेक्टेड एट रिफॉर्मिंग यूरोपियन कंट्रीज। यूरोपियन कंट्रीज की उसने बात की है बट उसने कहीं पे इन्वेक्टिव की बात नहीं की, ठीक है, और इसने सिर्फ फैक्ट्स की बात की है अमेरिका की, ठीक है, और इन्वेक्टिव अगेन एक नेगेटिव वर्ड है जिसका मतलब होता है अब्यूजिव और इंसल्टिंग, तो इसने कहीं पे अब्यूजिव और इंसल्टिंग वर्ड्स यूज नहीं किए, एंड इन्वेक्टिव डायरेक्टेड का मतलब है इंसल्टिंग टोन, ठीक है, अब्यूजिव टोन, और इसने अब्यूजिव राइटअप नहीं है, ये काफी आर्टिकुलेटेड सा है, ठीक है, सो यू आर लेफ्ट विद द बेस्ट ऑप्शन ए, राइट, एलिमिनेशन रूल हम कर रहे हैं, हम ये प्रूव कर रहे हैं कि जो गलत है वो गलत क्यों है, सो दैट्स हाउ वी प्रैक्टिस, दैट्स हाउ वी लर्न। Question number 40th. Which of the following best describes this elections organization? Again, आप इसमें बताओ स्पेशल क्या होता है, कंपेयर कंट्रास्ट क्या होता है, कंपेयर कंट्रास्ट उसने यूरोपियन और अमेरिकन का किया बट इतना डायरेक्ट नहीं किया, तो यू कांट आंसर दिस। लैक ऑफ किसका बता रही हो, आई डोंट नो, खैर 40th का क्या है, ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस नहीं, एलिमिनेट होगा कहीं पे, लाइक ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस कहाँ पे उसने यूज किया, लाइक ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस का मतलब ये है कि वो पहले किसी चीज को डिस्कस करता है, उसकी इंपॉर्टेंस बता रहा है, फिर किसी चीज को लेकर आ रहा है, उसकी इंपॉर्टेंस बता रहा है, फिर उसने तीसरी चीज इंट्रोड्यूस करवाई, उसकी इंपॉर्टेंस बता रहा है, तो ये आप साइंसेज में आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, आप फंक्शंस की बात करते हो ना, आटम होता है, फिर उसकी डिफरेंट वो इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, आप फिर उनकी फंक्शनैलिटीज लिखते हो, उनकी इंपॉर्टेंस लिखते हो, तो इस तरह का पैसेज नहीं है यहाँ पे, तो ऑप्शन ए विल गेट एलिमिनेटेड। डेवलपमेंटल हो सकता है, एवोल्यूशनल, आप एवोल्व हो रहे हो, मेल्टिंग पोट है, आप जब गए थे एज एन इमिग्रेंट यू वर पुअर, आप अगर फर्स्ट दो लाइंस पढ़ो, व्हाट अटैचमेंट कैन अ पुअर यूरोपियन इमिग्रेंट हैव फॉर अ कंट्री वेयर ही हैड नथिंग, और ये सेंटेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो फर्स्ट लाइन है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ पे आता हूँ दोबारा, खैर, द नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज, द लव ऑफ यू काइंडेड एज पुअर एज हिमसेल्फ, वो अपने बारे में बात कर रहे हैं एज एन इमिग्रेंट, व्हाट ही नोज इज द लैंग्वेज ऑफ द कंट्री, जब वो अमेरिका में आया तो उसको जुबान आती थी, और वहां पे जो उस जैसे गरीब लोग थे वो उनके साथ काफी अटैच हो गए, ठीक है, और उसके बाद वो अपनी डेवलपमेंटल जो उनकी स्ट्रीट चलती है, ठीक है, वो कैसे गरीब थे और वो किस तरह से उन्होंने अपनी आल्मा मैटर को यूज किया, और वो एथिकली, स्ट्रक्चरली, और उनकी ओवरऑल जो लाइफ स्टैंडर्ड वो कैसे इवॉल्व हुआ, सो दिस इज डेवलपमेंटल। सी और डी में क्या मसला है, सी और डी, सी भी डेवलपमेंटल होता है, लेकिन सी किस तरह से डेवलपमेंटल होता है, इसमें टाइम फ्रेम होता है, क्रोनोलॉजिकल जो ऑर्डर होता है, और जो स्पेंशियल होता है, स्पेशल में आपके पास डायरेक्शन होती है स्पेसिफिक, आप एक एंड पॉइंट रखते हो और आप उसकी तरफ डायरेक्ट होते हो, ठीक है, आपके पास क्लियर डायरेक्शन होती है, क्रोनोलॉजिकल में आप अपना टाइम फ्रेम सेट करते हो, लाइक 1960 में ये हुआ, 1961 में ये हुआ था, 1962 में ये हुआ था, 1963 में ये हुआ था, एंड सो आप एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलते हो, जो आई थिंक इसमें जो लेटेस्ट चीज होती है वो सबसे ऊपर आती है, एंड देन यू गो डाउन, लाइक व्हाट हैपेंड इन 1990, व्हाट हैपेंड इन 1989, ये आपके पास क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। कंपेयर एंड कंट्रास्ट, सो ऑप्शन सी और डी आपके पास एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन ए हमने एलिमिनेट कर दिया, ऑप्शन ई कंपेयर और कंट्रास्ट, कंपेयर और कंट्रास्ट उसने अमेरिका और यूरोपियन को आई थिंक कहीं ना कहीं किए है,
लेकिन ये उसका मेन वो नहीं है, फोकस नहीं है, ठीक है? उसका मेन फोकस अमेरिका ही है, दिस इज एन अमेरिकन, ही इज टॉकिंग अबाउट द अमेरिकन, द इमिग्रेंट हु टर्न अमेरिकन, ठीक है? तो बेसिकली अमेरिकन की बात है, सो इट्स द बेस्ट ऑप्शन इज बी, डेवलपमेंटल, राइट? यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है तो मुझे बता दे, डेवलपमेंटल ऑप्शन बी इज करेक्ट। दिव्या, आई थिंक तुम्हारा कोई क्वेश्चन है, आई थिंक क्या, दिव्या कोई क्वेश्चन है तुम्हारा यहाँ तक? ओके, इसके बाकी क्वेश्चंस जल्दी से देख लेते हैं। Which of the following is not a reason for Americans to love this country more than of their ancestors? Quickly go back to the passage. मैं जल्दी से जा रहा हूँ passage पे. The American ought to love this country with much better than where in either he or his forefathers were born. Right? जहाँ से वो आए थे. अब उसकी reasons क्या है? Of his industry, follow with equal steps of progress. कोई biasness नहीं है, right? वो जो lacking biasness वाला था वो यहाँ से आपको उसका मिल रहा है, ठीक है? तो वो जो option में consider कर रहा था उसका उसकी implication यहाँ पे है. His labor is founded on his basis of nature, self-interest. Can it want a stronger allurement? Allurement का मतलब होता है fascination or charm, attraction, ठीक है? And then they talk about taxes. Taxes की भी बात आएगी. Exorbitant and etc. A small voluntarily salary to the minister. आप minister को as a tax पे करते हो, as a charity पे नहीं करते. So this is the difference. अगर आप इसको confuse नहीं करना charity के साथ. Charity आप कब करते हो? Charity तो poor के लिए होती है ना, minister के लिए थोड़ी होती है. So there is this difference. Gratitude to God. ठीक है? तो these are the reasons. वो अमेरिका से उसने जो राइटर ने लिखी हैं, these are the reasons उसको अपनी जगह से प्यार करना चाहिए, alma mater, which is America. ठीक है? तो आप इनमें से आप मुझे बताओ कि कौन सी रीजन नहीं डिस्कस की, कोई जल्दी से बता सकते हो? मैंने आपको पैसेज से दिखा दी है और इसमें उसने लिखा हुआ है नॉट अ रीजन, तो इसमें से देखो जो गलत स्टेटमेंट है वो बेसिकली आपका राइट ऑप्शन, कोई जल्दी से लिख सकता है कि विच वन इज करेक्ट? America is one of the most diverse nation in history, correct? The labor is founded upon their own self-interest. This is also, we have just read the passage. Religion demands little of them. Yes, ये भी वहां पे लिखा हुआ है, जाके देख लो. Rewards follow their labor. That's also correct. Charity is freely given. That's not mentioned in the passage. Again, वहां पे उसने voluntarily small amount की बात की है to the minister. और जब to the minister कर रहे हो तो it will be considered as a tax, not a charity. Question number 42nd. Which of the following best characterizes the tone of this selection? Pedantic and dry. Pedantic, again, बहुत small details में जब आप जाते हो, very small, like little details में आप जब घुसते हो तो वो pedantic होती है, ठीक है? Perfectionist basically. And dry. Wistful yet with little hope. Wistful होते हैं someone who is about to lose, right? इसका synonym होगा yearning. हाँ, इसका synonym होगा ये. Like who a loser, right? और pedantic perfectionist. Perfectionist नहीं है कहीं पे भी उसमें, wistful भी नहीं है, ठीक है? कहीं पे वो ये नहीं कह रहा कि American तो like we're the poorest people, but it's a very optimistic uh, tone of the writer. वो काफी optimist like उसमें जो basically passage है वो optimism को show कर रहा है, ठीक है? Compelling and positive could be the best answer. Let's see the option number D or E. Satirical and cynic. Satirical तंजिया होता है, तंजिया कहीं पे भी नहीं है, ठीक है? Condensing and lacking in feeling, which is also incorrect. So option A, B और D, E eliminate होंगे. इसमें even closest answer भी नहीं है, ठीक है? तो option C is correct. Yes, C is correct. How does the author describe the American? Now यहाँ पे आपको बहुत like यहाँ पे आप पूरे पैसेज की बात नहीं कर रहे,
उस पैसेज में उसने एक छोटा सा वर्ड यूज किया, दिस इज एन अमेरिकन। वो जो अमेरिकन का वर्ड यूज किया वो उसके बारे में आपसे पूछ रहा है, तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल while answering this question, right? A class conscious individual, जो हम पीछे आई थिंक स्टार्टिंग के उसमें देख कर आए थे, which is incorrect. B, a person with new principle. Let's discuss the option C, D or E. And a feed person क्या होता है? A feed क्या होता है? Indolent individual क्या होता है? जब आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो मेक श्योर कि जो गलत है उसको प्रूव करो कि वो गलत क्यों है, and you will end up with a great prep. I can assure you guys. 43rd का आंसर क्या हो सकता है? लाइक ऑप्शन सी और डी में क्या हो सकता है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि वहां पे उसने क्लियरली लिखा हुआ है पर्सन विद न्यू प्रिंसिपल्स। अगर आप पैसेज में जाओ तो पैसेज में आपके पास जो 35th लाइन है, 35th लाइन में उसने लिखा हुआ है द अमेरिकन इज अ न्यू मैन हु एक्ट्स अपॉन प्रिंसिपल्स, न्यू आइडियाज। आई थिंक हाँ, न्यू ओपिनियंस के बारे में उसने डिस्कस किया है, तो दिस इज ही इज रेफरिंग टुवर्ड्स न्यू प्रिंसिपल्स, राइट? इंडोलेंट इंडिविजुअल क्या होता है? Indolent individual is someone who is lazy. Like indolent means lazy, so that's a lazy person, जो कि गलत है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप लोगों की वकैब अच्छी होगी तो यू कैन इजीली एलिमिनेट दिस, राइट? एफिड का क्या मतलब होता है? वीक, वर्न आउट। तो ये भी आपके पास uh, अगर आप लोगों की वकैब अच्छी होगी तो यू कैन एलिमिनेट दीज ऑप्शंस इन 1 सेकेंड। ठीक है, इंडस्ट्रियस वर्कर कहीं पे लाइक ये हो ही नहीं सकता। इंडस्ट्रियस वर्कर का आप सेंस इस तरह से बना सकते हो कि हु वर्क्स फॉर समवन, राइट? यहाँ पे उसने कहीं पे वो बात नहीं की, उसने उसका अलग से लाइक पैसेज पे डिस्कस किया कि उसके पास कितनी वो है, लाइक क्या कहेंगे उसको, कितने ज्यादा ऑप्शंस हैं, राइट? अपने अमेरिका को प्यार करने के कितने ज्यादा ऑप्शंस हैं, एंड इंडस्ट्रियस वर्कर इज वन ऑफ देम, जिसमें उसके पास ये है कि वो अपना सेल्फ इंटरेस्ट भी खुद डिसाइड कर रहे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ई भी एलिमिनेट होगा। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द राइटर स्टाइल? नॉट एन एलिमेंट। पैसेज पे जाओ और आपने ये देखना है कि उस पैसेज में जो इन ऑप्शंस में प्रेजेंट नहीं है वो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि नॉट एन एलिमेंट है। तो आप देखो कि यूज ऑफ प्रेजेंट टेंस है, बिल्कुल है, दिस इज एन अमेरिकन, वेरी सिंपल। पैरेलल स्ट्रक्चर पे मैं आता हूँ। पैरेलल स्ट्रक्चर, सिंपल सेंटेंसेस भी देखते हैं। रिटोरिकल और क्लासिकल फ्रेजेस क्या होता है? क्लासिकल, मैं वापस जा रहा हूँ पैसेज पे ही। मुझे कोई चैट में बता सकते हो व्हाट आर द क्लासिकल, इज देयर एनी क्लासिकल फ्रेज दैट यू कैन सी इन द पैसेज? ये जो लिखा हुआ है, दिस इज द क्लासिकल लैटिन। लैटिन में लिखा हुआ है ओबी पैनिस एबी पैट्रिया। गलत बोल रहा हूँ लेकिन आई थिंक यही होगा। एंड देन देयर इज दिस आल्मा मैटर, ये भी आपके पास लैटिन है। आल्मा मैटर बेसिकली मदरलैंड, ये तो हम लोग भी यूज करते हैं। जिस तरह कार्पे डियम है, ठीक है, सीज द डे, दिस इज आल्सो द क्लासिकल फ्रेज, राइट? So this is an American, you can consider it as a phrase, classical phrase, this is an American, बिल्कुल एंड पे उसने यूज किया। तो ये वेयर ब्रेड इज देयर इज वंस कंट्री, ये वंस डायरेक्ट के साथ उसने यूज किया हुआ है, तो इसका मतलब यही है। तो ये क्लासिकल फ्रेज है। क्लासिकल फ्रेज का मैंने बता दिया। अब एक और चीज उसने यूज की हुई है, रिटोरिकल, रिटोरिकल स्ट्रक्चर सेंटेंसेस। रिटोरिकल सेंटेंसेस क्या होते हैं? रिटोरिकल सेंटेंसेस में आप कोई क्वेश्चन स्टेट करते हो, लेकिन वो क्वेश्चन नहीं होता, इट बेसिकली इम्प्लाइंग अ पॉइंट, राइट? अब जिस तरह अगर मैं ये कहता हूँ कि isn't it obvious that you need to practice more now? I'm not questioning, I'm basically making a point कि आप लोगों का टेस्ट एक हफ्ते में, and you have to make like you have to do more practice. So this is what rhetorical sentences means. You impose a question, आप कोई क्वेश्चन करते हो लेकिन वो क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं होता, वो क्वेश्चन एक पॉइंट बता रहा होता। जिस तरह मैंने एग्जांपल दिया अभी, isn't it obvious that you need to practice more, और इस तरह की बहुत सी एग्जांपल्स हैं। वो स्टेटमेंट, उस तरह का क्वेश्चन आपको यहाँ पे नजर आ रहा है इस पूरे पैसेज में।
एक तो मैंने आप लोगों को बिल्कुल स्टार्ट में जो बिल्कुल फर्स्ट वाली लाइन है, व्हाट अटैचमेंट कैन अ पुअर यूरोपियन इमिग्रेंट हैव फॉर अ कंट्री वेयर ही हैड नथिंग। ये यहाँ पे पॉइंट बता रहा है, ये क्वेश्चन नहीं कर रहा। ऐसा मुल्क जहाँ पे आपके पास कुछ है ही नहीं, ठीक है, आपको वहां पे क्या ही अटैचमेंट होगी, ठीक है। दिस इज बेसिकली अ पॉइंट, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, बट ही इज बेसिकली emphasizing on a point, right? There's an other similar question that he discussed, I think passage में है, ये वाला, is the motto of all immigrants when what then is the American this new man। ये अगेन वो एक पॉइंट दे रहा है, लेकिन उसने रिटोरिकल, सो दिस दीज आर बेसिकली रिटोरिकल सेंटेंस। तो आपको रिटोरिकल सेंटेंसेस भी यहाँ पे मिल गए, ठीक है। प्रेजेंट टेंस है, पैरेलल स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। पैरेलल स्ट्रक्चर होता है कि आप दो सिचुएशंस को साथ साथ लेके चलते हो, ठीक है, काइंड ऑफ सेम सिचुएशंस होती हैं। यहाँ पे देखो, आपके पास the Americans were once scattered, ये parallel structure, once scattered all over Europe. Here they are incorporated into one of the finest systems of population। पैरेलल स्ट्रक्चर है, ठीक है। और वो साथ में उनकी यूरोप में क्या कंडीशन थी और उनकी यहाँ पे क्या कंडीशन है, वो दोनों कंडीशंस को एक ही सेंटेंस में लेके चल रहे हैं। सो दिस इज पैरेलल कंस्ट्रक्शन, राइट। तो पैरेलल कंस्ट्रक्शंस भी हमें यहाँ पे मिल गई। अब आपके पास पीछे बचा क्या, आपने ये भी देख लिया, आपने पैरेलल कंस्ट्रक्शंस भी देख ली, आपने रिटोरिकल सेंटेंसेस भी फाइंड आउट कर लिया, आपने क्लासिकल फ्रेजेस भी कर, एंड यू आर लेफ्ट विद दिस सिंपल सेंटेंसेस। और सिंपल सेंटेंसेस इसमें कोई है भी नहीं, देयर आर लॉन्ग सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, डिफरेंट है, ठीक है। तो सिंपल सेंटेंसेस, वो जो दिस इज इन अमेरिकन है, वो फ्रेज है, वो सेंटेंस नहीं। क्विकली गाइस, आई थिंक टाइम अगेन खत्म हो रहा है, तो बस मैं आप लोगों को आंसर्स इनके बता रहा हूँ। व्हाट डज द डी whoever the writer is say he had in the common with the Americans when he came to this country? राइटर खुद इमिग्रेंट है, राइट। और जब वो आया था अमेरिका में, तो उसमें और वहां के जो नेटिव थे, उनमें क्या चीज कॉमन उसने देखी थी। जो बिल्कुल फर्स्ट वाली लाइन है, वो कहता था द नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज, नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज एंड द काइंडेड पीपल एज पुअर एज हिमसेल्फ। तो इम्पोवरिश्ड का मतलब क्या होता है? इम्पोवरिश्ड मतलब जो एक्सट्रीमली पुअर, लाइक एक्सट्रीमली पुअर नहीं कहेंगे, बट दोज हु आर इन द पुअर कंडीशन। सो उसमें जो कॉमन था, common with Americans when he came to this country क्या था? Language and the impoverished relatives। First वाला गलत, बाकी सारे गलत है। Wife and children, they all are wrong, right? 46. Which of the following is a source of new prejudice? Prejudice मतलब prejudgment or predecessor that an American will embrace national origin। इसका आपको जो इसकी implication है या इसका evidence है, वो जो बिल्कुल mid passage है, जहाँ पे वो here से start कर रहे हैं, वो सारा नेशनल ओरिजिन को आपको बताएगा, राइट। बेसिकली इसका जो प्रेजुडिस की बात कर रहे हैं, वो जो बिल्कुल ये है ना, ये वाली लाइंस, इसमें उसने बात की है। तो अगर आप ये रीड आउट करोगे, तो यहाँ से आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो नेशनल ओरिजिन की बात है। इसमें अमेरिकन गवर्नमेंट भी है, क्लास स्ट्रक्चर तो नहीं है, एलिमिनेट होगा। रेस और एथनिक बैकग्राउंड भी एलिमिनेट होगा। रिलीजन की भी बात की है, लेकिन द बेस्ट पॉसिबल आंसर इज नेशनल ओरिजिन। तो ये आप जब वो लाइंस पढ़ोगे, तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि हाउ दिस इज द बेस्ट आंसर। तो बिकॉज यू हैव टू चूज द बेस्ट आंसर, राइट। What is the best synonym for the word exuberant in the sentence that begins wives and children who before and wait? अब इसका मुझे जल्दी से कोई बता सकता है? Meager, scanty, sparse, inadequate, plentiful, cultivated, shriveled, enthused। Shriveled का मतलब होता है सुखड़ा हुआ, I think, yeah, सुखड़ा हुआ, dried up, wrinkled। This is the meaning of shriveled। Plentiful, cultivated, meager का होता है scanty, और inadequate आप कहते हो, किसने लिखा है? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। अच्छा, जब भी दिव्य ऐसे जब भी क्वेश्चंस आते हैं, तो इसमें बेस्ट ये होता है कि आप पैसेज पे चले जाओ। और क्योंकि बहुत लाइक, जब आपके सामने ये क्वेश्चंस आएंगे वोकैब के, तो आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं पता हो, तो बेस्ट स्ट्रैटेजी ये है कि आप उसके आसपास के वर्ड्स देखो और उसका आंसर करने की कोशिश करो। हु बिफोर इन कहाँ पे है? यस, gladly help their fathers to clear those fields
whence whence का मतलब होता है from where or from which, from where exorbitant crops are to arise to feed and to clothe them, right? Exorbitant का यहाँ पे आपको क्या like यहाँ पे cultivated होगा या फिर plentiful होगा? Exorbitant I think plentiful होगा, बहुत सारे crops उसने उगाए, ठीक है? Cultivated तो नहीं होगा because it's already a crops वहीं पे होंगी जहाँ पे वो like already cultivated होगा, ठीक है? Cultivated नहीं होगा. Option B is correct. Yes, option B is correct. Plentiful. बस guys. किसी का क्वेश्चन है यहाँ तक? कोई भी? दिव्या, क्लियर है सब? सांजना, जुबैदा, दिव्या, जादिव. ओके ओके ओके, बस यहीं तक था. बाकी प्रपोजिशंस वाले तो आसान है, लेकिन फिर भी उनकी की अगर किसी ने समझनी हो तो हम उसके लिए अलग से सेशन रिकॉर्ड कर लेंगे. बट आई थिंक ये मेन था जो हमने समझ लिया. वोकैब भी कवर हो गया, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी हो गए. आई थिंक दैट्स इट. किसी का कोई क्वेश्चन है, सजेशन है तो प्लीज बता दो, वरना फिर मैं स्टॉप कर रहा हूँ. ऑल गुड. ओके. गुड लक गाइस.